देखिए, हम लोगों ने पहले समझा है कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे हुआ, उसकी नियुक्तियाँ, उसका स्थानांतरण जजों का, और हमने वेतन भत्ते और शपथ के बारे में जिक्र किया है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। इसमें हमने वही सभी शक्तियाँ लगभग पढ़नी है जो हमने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में पढ़ा है। कुछ डिफर करती हैं पावर्स, तो हम केवल उन पावर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ नहीं हैं और उच्च न्यायालय के पास शक्तियाँ हैं। सामान्य बेसिस पर आप जब प्रश्न उठाकर देखते हैं तो वही प्रश्न पूछे गए हैं जो उच्च न्यायालय के पास विशेष तरीके की शक्तियाँ हैं। सामान्यतः सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में क्या अंतर है। अगर आप देखेंगे लगभग हर जब रिपीट हुए क्वेश्चन मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा गया है, कभी उनके आर्टिकल्स को लेकर, कभी उन्हें स्टेटमेंट बनाकर यूपीएससी ने उससे क्वेश्चंस पूछा है। तो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। तो सबसे पहला जो शक्ति है वो उसकी मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति है। उच्च न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति, हेडिंग बना लेंगे, उच्च न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति। अब थोड़ा ध्यान से समझें, मूल टर्म ही ये बात डिफाइन कर रहा है कि मीन्स वे मामले जो सबसे पहले उच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। तो ऐसे कुछ मामले होते हैं जिन्हें प्रारंभ ही उच्च न्यायालय से किया जा सकता है। जैसे अगर मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई मामला है तो उसकी शुरुआत कहां से की जा सकती है? हाई कोर्ट से। तो ये भी इसका मूल क्षेत्राधिकार हो गया। ठीक है, साथ में समझने वाली बात है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित है, विधि का सारवान प्रश्न निहित है, तो ऐसे प्रश्नों की भी शुरुआत कहां से की जा सकती है? हाई कोर्ट से की जा सकती है। तीसरा, अगर हम कहें कोई ऐसे मामले हैं जो राजस्व से जुड़े हैं, और या हम कहें चौथा, अगर कहें कुछ ऐसे मामले हैं जो सिविल मामले हैं लेकिन उनमें उच्च राशि की बात की गई, सिविल मामले जो संपत्ति से रिलेटेड हैं लेकिन उनमें अमाउंट बहुत ज्यादा है, ऐसे मामलों को हम मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट के रखते हैं। ठीक है, जैसे याद करें, मैं थोड़ा तुलनात्मक बताऊं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में आपको समझाया था कि केंद्र और राज्य के बीच का विवाद मूल क्षेत्राधिकार में आता है, राज्य के बीच का विवाद किस में आता है? मूल क्षेत्राधिकार में आता है। या केंद्र और राज्य तथा वर्सेस अन्य राज्यों के बीच का विवाद मूल क्षेत्राधिकार में आता है। तो ऐसे यहां समझना है कि फंडामेंटल राइट, विधि का सारवान प्रश्न, राजस्व से जुड़े मामला, या हम कहें ऐसे सिविल मामले जिनमें हाई अमाउंट या उच्च राशि का जिक्र किया गया हो, वो हाई कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यहां समझने वाली बातें हैं। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अब अगर हम बात करते हैं दूसरी इसके रिट क्षेत्राधिकार की, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा गया, रिट क्षेत्राधिकार। दूसरी पावर हम कहेंगे रिट क्षेत्राधिकार। पहला सबसे फैक्ट याद रखना, एक तो फंडामेंटल राइट के लिए ये, और दूसरा स्टैच्यूटरी राइट मतलब विधिक अधिकार। दोनों अधिकारों के संरक्षण के लिए ये रिट जारी कर सकते हैं, समझे? और यही जो विधिक अधिकार है, दूसरा पॉइंट इसी में हम कहें जो फैक्चुअल पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है रिट क्षेत्राधिकार में हाई कोर्ट के पास। कोई कह दे कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ स्टैच्यूटरी राइट हम कहें या मूल अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। बस समझ? तो क्षेत्राधिकार, कौन से क्षेत्राधिकार? हम रिट क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल वाइज एरिया, जैसे अब यहीं पर समझना है क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार में अंतर क्या है। यहां पर हम हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए, ये केवल राज्य के अंतर्गत जितने मामले होंगे, यानी पूरे राज्य के लिए जारी करता है। यहां पूरे राज्य का मतलब वो राज्य नहीं जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, 4 अंग होंगे। यहां प्रांत की बात करते हैं, जैसे यूपी, एमपी, है ना। और ये पूरे देश के लिए जारी होगा, जो सामान्य पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जिसे हम राज्य कहते हैं। तो अगर आप क्षेत्रफल के बेसिस पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार ज्यादा है, लेकिन रिट क्षेत्राधिकार अगर टर्म यूज हो तो हम कहेंगे हाई कोर्ट का ज्यादा। ठीक, दूसरा आप पॉइंट अंतर क्या समझेंगे? ये आर्टिकल किसके तहत जारी करता है? 226 के तहत।
और ये यही बात किसके अंतर्गत जारी करता है? 32 के तहत। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट और हमने क्या बताया? स्टैच्यूटरी राइट, यानी मूल अधिकार और विधिक अधिकार, ये दोनों के लिए जारी की जाती है। विधिक अधिकार यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये केवल किसके लिए है? फंडामेंटल राइट के लिए, केवल मूल अधिकारों के लिए। अब एक चीज और याद रखेंगे, ये कोई मूल अधिकार नहीं है। 226 के तहत जो रिट क्षेत्राधिकार है हाईकोर्ट के पास, वो फंडामेंटल मूल अधिकार नहीं है, लेकिन ये स्वयं में मूल अधिकार है। स्वयं में मूल अधिकार, याद करो अनुच्छेद 32 मूल अधिकार का ही अनुच्छेद है, और वो अपने आप में भी क्या है? मूल अधिकार। यानी क्या है कि इसे परिवर्तनीय कराना है। इसे परिवर्तनीय कराने के लिए आप किसी कोर्ट नहीं जा सकते हैं 226 के लिए, लेकिन अनुच्छेद 32 अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी ये बहुत पावरफुल है, ये बाध्य है, ये लागू ही करना पड़ेगा, लेकिन ये लागू नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, रिट क्षेत्राधिकार की बात की जाती है, जब ज्यूरिसडिक्शन की बात, तो हाई कोर्ट पावरफुल है, लेकिन अगर बहुत उस बेसिस पर देखोगे तो अंततः पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा वेपन है जो क्या करेगा? बहुत सशक्त है, जो जनता को मिला। दूसरी चीज और एक बात यहां से समझिएगा, इसीलिए हाई कोर्ट के पास ये पावर है, वो चाहे तो तुम्हारे लिए रिट जारी करे और चाहे तो रिट जारी ना करे। लेकिन हाई कोर्ट बाध्य हो, हाई कोर्ट बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है? बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट को ये करना ही पड़ेगा, किस लिए? क्योंकि फंडामेंटल राइट लोगों को मिले हुए हैं, और किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध मिले। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां रिट के बारे में कॉन्सेप्चुअल बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ये बातें थोड़ी अगर याद रहेंगी तो स्टेटमेंट आपके क्लियर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक। अब जो तीसरी पावर है वो अपीलीय अधिकार, क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसमें केवल दो ही तरीके के मामलों की बात की गई है, एक सिविल मामले और एक आपराधिक मामले। ठीक, सिविल मामलों में आपको बताया है कि जो उच्च राशि के मामले होंगे वो कहां पर पहुंच जाएंगे? यहां पर, उनके खिलाफ अपील होगी। या ऐसे मामले जिन्हें जिला और सत्र न्यायालय में निपटाया नहीं जा चुका है और उनसे अपील होकर कहां पर पहुंच गए? वहां पर। लेकिन यहां याद रखना है कि ऐसे मामले जिनमें 7 वर्ष या इससे अधिक की सजा हुई हो, या किसी में आपको मृत्यु दंड मिला हो, ऐसे मामलों की अपील हम कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट। 7 वर्ष यहां बहुत पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मामले हाई कोर्ट में अपील होती हैं जिनसे 7 वर्ष या इससे अधिक की सजा मिली हो, या क्या मिला हो आपको? मृत्यु दंड मिला हो। बात क्लियर यहां तक? और एक बात यहां से समझनी है, तो ये सिविल, अच्छा कोई भी अपीलीय अधिकार है वो हमें किसके खिलाफ नहीं मिला? न्यायालय में कोई भी न्यायालय हो, जैसे अधिकरण हो, उनके खिलाफ भी हमें मिला है, सबके खिलाफ। लेकिन अगर कोई सैन्य न्यायालय यहां पर स्थित है, क्या स्थित है? सैन्य न्यायालय, तो उसके खिलाफ चाहे आपराधिक मामला हो चाहे सिविल मामला हो, हम अपील हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। यानी सैन्य न्यायालय अगर उस राज्य में स्थित भी है, उसके खिलाफ किसी भी उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सैन्य न्यायालय को इनके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। बस क्लियर? ठीक। अब आगे देखिए, कुछ बातें और समझनी है यहां से। एक होता है अधीक्षण। अधीक्षण मतलब आप जानते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन वगैरह करना, जांच करना, है ना। अधीक्षण की शक्तियां बोली जाती हैं। मैंने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास उच्च न्यायालयों की प्रशासनिक शक्तियां नहीं है, केवल न्यायिक नियंत्रण होता है। पहले मैंने जब क्लास ली थी, जब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पार्ट हम पढ़ा रहे थे, लेकिन यहां याद क्या रखना है, प्रशासनिक शक्तियां भी हैं, और कैसी हैं? न्यायिक शक्तियां भी हैं। ध्यान से समझिए, प्रशासनिक कैसे? कैसे लिपिक की नियुक्ति कैसे होगी, जो हाईकोर्ट वगैरह में क्लर्क होते हैं, उनकी फीस क्या होगी किसी पत्र की, ये सब कौन निर्धारित करता? हाईकोर्ट निर्धारित करता है कि जिला के स्तर पर कितनी फीस होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कौन निर्धारित करेगा?
न्यायिक शक्तियां आप जानते हैं कि कोई भी न्यायालय वगैरह जो है जांच कर सकते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, और चाहे उस मामले को उसमें सुनवाई हुई हो कभी ना हुई हो, ये चाहे तो अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के पास उस डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ होता है, उनकी नियुक्ति करना, सभी पावर्स होती हैं जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अधीक्षण की शक्ति। बात समझ में? ठीक, अगली बात समझिए। अब जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अभिलेखी न्यायालय की पावर होती है, ऐसे ही इनके पास भी अभिलेखी न्यायालय की पावर होती है। मतलब इनके जो निर्णय होते हैं वो एज अ रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो अभिलेखी शक्तियां भी होती हैं, अभिलेखी शक्तियां होती हैं। और अभिलेखी शक्तियां का मतलब यह है, अगर इनका कोई नहीं मानेगा, अवमानना करेगा, तो उसे दंडित किया जा सकता है। बात समझ? इसी तरीके से हाई कोर्ट के पास भी वो सभी पावर्स हैं। संक्षेप में केवल सुन लीजिए, अब उन्हें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नियुक्ति जो होगी वो उसमें न्यायपालिका निष्पक्षता बरकरार करती है। जैसे कॉलेजियम की सिफारिश से ही जजों की नियुक्ति हो रही, बात समझ रहे, यानी कार्यपालिका की दखलंदाजी नहीं हो रही। दूसरी बात समझना है कि कार्यकाल इनका भी सुनिश्चित किया गया कि 62 वर्ष इनका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। ठीक। तीसरा, अगर हम कहें वेतन भत्ते वगैरह संसद निर्धारित करे कार्यकाल के दौरान कम नहीं कर सकती। अवमानना के खिलाफ ये लोग भी क्या दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। ये सब पावर जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निर्धारित करती हैं। ठीक। तो ये सामान्यता जो है वो हमारे यहाँ हाईकोर्ट के पास पावर्स होती है। ठीक। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायालय। उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सत्र न्यायालय क्या होता है, जिला न्यायालय क्या होते हैं, इन टॉपिक्स को थोड़ा कर करके हम पढ़ेंगे। ठीक। हमने यहाँ पर आपको हाई कोर्ट कवर किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।